हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करते हैं मंडल कमीशन की। वो कमीशन जिसने ओबीसीज को गवर्नमेंट जॉब में 27% कोटा तो दिया, लेकिन कई बार पॉलिटिकल सिचुएशंस को भी बिल्कुल चेंज कर दिया था, स्पेशली 90s के दौर में। नमस्ते, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। हमने आर्टिकल 15 तक कंप्लीट किया था, राइट टू इक्वालिटी के अंडर। इसके बाद आता है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बट उससे पहले ज़रूरी है कि हमें मंडल कमीशन के बारे में पता हो। देखिए, आर्टिकल 16 बात करता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में, ताकि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ले सके। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन, SC ST रिजर्वेशन, जो आप अक्सर कर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में सुनते ही रहते होंगे। तो मंडल कमीशन भी एक ऐसे एक्सेप्शन लेके आया था, 27% कोटा या रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन गवर्नमेंट जॉब्स या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, मंडल कमीशन था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो मोरारजी देसाई सरकार की टाइम में आया था। इससे पहले भी एक बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया गया था, ताकि बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, वो कितनी बैकवर्ड हैं इसके बारे में, क्या बेटरमेंट के लिए किया जा सकता है इसके बारे में पता चल सके। तो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट हुआ था 1953 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेकर, और उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट करी थी। लेकिन ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ऑल्सो कॉल्ड मंडल कमीशन, क्योंकि इसके चेयरमैन थे BP मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। देखिए, मोरारजी देसाई हमारे देश के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्रधानमंत्री थे, वो भी जनता पार्टी से। आपातकाल के बाद जीत के आए थे, तो उनका मानना था कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि वोट के लिए भी ऐसा किया गया। कारण जो भी हो, उन्होंने सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया। चेयरमैनशिप थी BP मंडल की। BP मंडल एक ब्यूरोक्रेट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस टाइम पर। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस, सोशल बैकवर्डनेस को। और ऐसा वो कर सकते थे क्योंकि आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए मेजर्स ले सकते हो, उनके एडवांसमेंट के लिए, उनकी सिचुएशन को अपलिफ्ट करने के लिए। तो फिर इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी। 1979 में ही लेट श्री चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो 1980 में आई इस रिपोर्ट ने बोला कि हमने 3743 जातियों को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पाया है, जो लगभग पूरे देश की पॉपुलेशन का 52% कंपोनेंट है। और इसमें SC और ST नहीं आते, मतलब 52% SCs और STs को छोड़ के पॉपुलेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो हम रेकमेंड करते हैं, मतलब कौन, BP मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बोलता है कि हम रेकमेंड करते हैं कि इनको गवर्नमेंट जॉब्स में 27% का रिजर्वेशन दिया जाए। अब दो बातें, एक तो ये 52% वाला आंकड़ा कैसे आया, दूसरी 27% वाला आंकड़ा कैसे आया। देखिए, इस 52% पे, जो पॉपुलेशन के पूरे कंपोनेंट का 52% बनाते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई टाइम टू टाइम। जो भी BP मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स का विरोध करते हैं, वो सब ये बोलते हैं कि ये जो 52% है, ये 52% नहीं, ये 34-35% तक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंसस का इस्तेमाल किया गया था, वो सेंसस थी 1931 की सेंसस। और आप खुद सोचिए कि 1980 में जो रिपोर्ट आ रही है 1931 की सेंसस के हिसाब से, और देश को आज़ाद हुए भी लगभग 30 साल हो चुके हैं। तो ये 52% सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगते हैं। फिर ये 27% वाला जॉब कोटा कहाँ से आया, ये रिजर्वेशन कहाँ से आया। 27% का फिगर आता है 1963 की सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग की वजह से। एक्चुअली 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि एक साल में 50% से ज़्यादा जॉब रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो 50% से ज़्यादा तो नहीं हो सकता था। तो ऑलरेडी SCs और STs के लिए 22% रिजर्वेशन था, तो अब 27% अगर OBCs के लिए आएगा तो मिलके बन जाएगा 49%, 50% से कम, इसलिए 27% बोला गया था। लेकिन क्योंकि 1979 में ही सरकार चेंज हो गई थी, तो
तो प्राइम मिनिस्टर बने थे लेट श्री चौधरी चरण सिंह, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी बनेंगी और श्री राजीव गांधी बनेंगे। लेकिन मंडल कमीशन की इस रिकमेंडेशन पे किसी ने गौर नहीं किया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर ये रिजर्वेशन लागू होता तो जो अपर कास्ट हैं वो अंगेस्ट हो जाती। राजीव गांधी ने तो उसे कैन ऑफ वॉर्म्स भी कहा था। तो लगभग 10 साल तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि ओबीसीज के लिए दिया हुआ रिजर्वेशन दंगे भी लेके आ सकता था। लेकिन 1990s में एक दौर आया कोalition गवर्नमेंट का। 1989 में चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस को मिली 197 सीट सिर्फ, जो मेजोरिटी से कम थी। अब बननी तो कोalition गवर्नमेंट थी। बीजेपी के पास सिर्फ 85 सीट्स थी। इसके अलावा जनता दल के पास थी 143 सीट और कम्युनिस्ट पार्टीज के पास थी 33 और 12 सीट्स। तो कांग्रेस वर्सेस जनता दल था, क्योंकि जनता दल एक मुख्य पार्टी थी उस समय, तो जनता पार्टी की सरकार तो बनने नहीं दे सकते थे। मतलब जनता दल तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं देता। तो कांग्रेस के अगेंस्ट सब इकट्ठे हो गए और इन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई, नेशनल फ्रंट कोalition के नाम से। बनना प्रधानमंत्री देवीलाल जी को था, लेकिन बनते बनते बन गए वीपी सिंह, लेट श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। 2 दिसंबर 1989 को इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी और सत्ता के केंद्र बहुत ज्यादा थे, देवीलाल थे, चंद्रशेखर थे और वीपी सिंह थे, सरकार ज्यादा टिक न सकी। तो कहा जाता है उस समय कि वीपी सिंह ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और शायद ओबीसी वोट बैंक के लिए 27% गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ये डिक्लेरेशन हुई, पूरे देश में हड़ताल, विरोध, बहुत कुछ होने लग पड़ा। वीपी सिंह ने हमेशा ये कहा कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमेशा से कुछ करना चाहते थे, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए किया गया था। खैर, बात कुछ भी हो, 15 अगस्त 1990 में लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये घोषणा की थी और 10 नवंबर 1990 को ही उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जाति के आधार पर हुए इस रिजर्वेशन पर प्रोफेसर्स, टीचर्स, अपर कास्ट सब लोग अंगेज थे। कई अपर कास्ट बच्चों ने स्टूडेंट्स ने खुद को जिंदा जला डाला। कई ओबीसी नेता बाहर आए, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी इस फैसले का स्वागत कर रहे थे, वो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उनके सपोर्ट में रैलीज निकाली जा रही थी और कई ओबीसी नेताओं को इस बात से बल मिला। ओबीसी पार्टीज बहुत सशक्त हुई। ये उस समय की बात है जब मायावती, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव जैसी पार्टीज सामने आई और ये नेता बड़े नेता बन गए। आपको याद होगा हमने उत्तराखंड वाली वीडियो में जिन हिंसक घटनाओं का जिक्र 1990 के ड्यूरिंग किया है, वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि वो मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस समय उत्तराखंड यूपी का पार्ट हुआ करता था और मंडल कमीशन से उत्तराखंड में, क्योंकि ओबीसी पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो उनको फायदा नहीं बल्कि नुकसान था। वो उसका विरोध कर रहे थे और साथ में ये मांग भी बढ़ती चली गई कि उत्तराखंड अलग राज्य बनना चाहिए। और फिर कई हिंसक घटनाएं हुई। वैसे पूरे नॉर्थ इंडिया में ही बहुत हिंसक घटनाएं हुई थी इस ड्यूरिंग। अब इस बीच में फंस गई थी एक पार्टी और वो थी बीजेपी। एक्चुअली इतिहास में पहली बार हुआ था जब कम्युनिस्ट, बीजेपी, जनता दल एक साथ आए थे। बीजेपी मानी जाती है राइट विंग की पार्टी। राइट विंग, लेफ्ट विंग क्या है किसी और वीडियो में समझेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी समझी जाती है एक राइट विंग की पार्टी, जबकि कम्युनिस्ट होते हैं लेफ्ट विंग, यानी वामपंथी विचारधारा के लोग। तो ये इतिहास में पहली बार था जब राइट विंग और लेफ्ट विंग एक साथ मिल गए थे कांग्रेस के अंगेंस्ट, ताकि कांग्रेस की गवर्नमेंट ना बने। लेकिन बीजेपी मंडल कमीशन के बाद हुई इन हिंसक घटनाओं में बीच में फंस गई थी। करें तो करें क्या? क्योंकि अगर ओबीसी रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं तो अपर कास्ट इनके अंगेंस्ट हो जाएगी। और एक्चुअली में बीजेपी का मोटो है कि हिंदू यूनाइटेड रहने चाहिए, वो हिंदू यूनिटी पे बात करती है। और दूसरी तरफ अगर वो ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध करती है तो ओबीसी इनके खिलाफ हो जाएंगे। और देश में हो रही हिंसक घटनाओं से बीजेपी ये मान रही थी कि इससे हिंदू धर्म को तोड़ा जा रहा है। तो उस समय बीजेपी ने थर्ड एंगल से कुछ किया। एक्चुअली उस समय ओबीसी पार्टीज के बड़े नेता मिलके मंडल रथ चला रहे थे, जिसमें शरद यादव प्रमुख थे। बीजेपी ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हिंदू यूनाइटेड हों। उस समय राम जन्मभूमि केस भी बहुत चर्चा में था। लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी ने शुरू की सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा और पूरे देश को, या यूं कहें कि हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश करी। तो ये रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई, लेकिन इसको यूपी में कुछ डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ा था। वहां सरकार थी उस समय मुलायम सिंह यादव की
और उस समय यूपी में बहुत हिंसक घटनाएं हो रही थी ओबीसी को लेके। चाहे यूपी के हिली एरिया में, जिसको आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उससे उसकी मांग हो कि वो एक अलग राज्य बनना चाहता है। लेकिन यहाँ से आगे जब रथ यात्रा दोबारा बिहार से शुरू हुई तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है समस्तीपुरा, वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया। और जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी अरेस्ट होते हैं, बीजेपी ने अपना समर्थन केंद्र में वापस ले लिया, सरकार गिर गई। तो उस समय जनता दल में ही चंद्रशेखर अपने साथ 64 एमपीज को लेके गए कांग्रेस के पास। उनको कहा कि हमें समर्थन दो। कांग्रेस ने दे दिया समर्थन और बन गई सरकार अगेन कोएलिशन की, और प्रधानमंत्री बने लेट श्री चंद्रशेखर। वैसे तो ये सरकार 6 महीने चली, लेकिन एक्चुअली में सरकार चली थी 3 महीने, क्योंकि नवंबर में सरकार बनी और मार्च में इनको इस्तीफा देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। लोकसभा डिसॉल्व हो गई और जब तक फिर दोबारा चुनाव नहीं होते तब तक चंद्रशेखर ही प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई फंक्शन नहीं कर सकते, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिर दोबारा फ्रेश इलेक्शंस हुए, लेकिन इलेक्शंस के ड्यूरिंग ही लेट श्री राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया और 1991 में फिर कांग्रेस, कहा जाता है कि सहानुभूति की लहर से, या हम यूं भी कह सकते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट से परेशान होकर लोगों ने बहुत मेजॉरिटी से कांग्रेस को जितवा दिया। 1991 में फिर प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस से लेट श्री पीवी नरसिम्हा राव। श्री नरसिम्हा राव जी ने बोला कि हम ओबीसी रिजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें 2 चेंजेस करेंगे। उन्होंने 2 चेंजेस क्या बोला कि ओबीसीज में भी सारे ओबीसीज को हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, जो ओबीसीज पुअर सेक्शन है उसको 27% कोटा मिलेगा या उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरी बात उन्होंने बोली कि हायर कास्ट में भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उसको हम 10% एडिशनल रिजर्वेशन देंगे जॉब्स में, पर वो हायर कास्ट जो इकोनॉमिकली वीकर हैं और किसी और स्कीम में उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है। अब ये तो वही वाली बात है ईडब्ल्यूएस जो रिसेंटली, मतलब 1-2 सालों में ही इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये नरसिम्हा राव जी ने ये 2 चेंजेस बोल दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास तो जुडिशियल रिव्यू जाना ही था। तो बहुत ही फेमस केस जिसको आप सुनते भी होंगे, इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस। इंदिरा साहनी का मानना था कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता या नहीं दिया जाना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है 1992 में, जिसको हम बहुत फेमस तौर पे जानते हैं मंडल केस के नाम से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जा सकता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। उन्होंने फेवर में फैसला सुनाया कि ये रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। देखिए आपको कि हमारे देश में जो जुडिशरी है उसका काम है कि कोई भी कानून जो सरकार लेके आ रही है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के हिसाब से ठीक है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उस बात की बात करता है या नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने का काम है सुप्रीम कोर्ट का, ना कि ये देखना कि क्या सरकार सही कर रही है या सरकार गलत कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान में क्योंकि सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट की बात बोली गई है कि उसके लिए आप मेजर्स ले सकते हो, तो आप रिजर्वेशन भी दे सकते हो। तो 27% रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने चार मेन बातें बोली। पहली बात कि ओबीसी में आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी पुअर सेक्शन को, मतलब क्रीमी लेयर को बाहर करना पड़ेगा, जो बहुत एडवांस हैं उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जॉब्स में जो प्रमोशन की बात आप कर रहे हो वो जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ओनली इनिशियल अपॉइंटमेंट्स पे हो सकता है, जो कि बाद में चेंज हो गया। अभी भी आपको पता है कि अभी प्रेजेंटली प्रमोशंस में रिजर्वेशन होता है। फिर इसके बाद बोला कि 27% की आप बात कर रहे हो, ये 27% ठीक है क्योंकि 49% की लिमिट्स के अंदर आ रहा है, लेकिन ये जो आप 10% एडिशनल रिजर्वेशन की मांग कर रहे हो हायर कास्ट में पुअर के लिए इकोनॉमिकल ग्राउंड पे, ये नहीं हो सकता क्योंकि आप 50% को एक्सीड नहीं कर सकते एक्सेप्ट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। तो ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन मिला है, ये सरकार ने बोला था कि ये वही एक्सेप्शनल सिचुएशन है। चौथी बात उन्होंने बोली कि आप कैरी फॉरवर्ड रूल लेके आ सकते हैं, जो बैकलॉग आ रहा है ना उसमें
जॉब्स में, लेकिन वो भी 50% रूल को वॉयलेट नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोली गई थी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी होती हैं? जो पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंगली बनती हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन नहीं होती हैं। तो एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ जो ओबीसीज की कंप्लेंट्स को सुने, उन ओबीसीज कौन से हैं वो देखे, कौन से नहीं है वो देखे, क्रीमी लेयर कौन सी है वो देखे, वो ना देखे। और बाद में आपको पता है कि वो बॉडी बनाई जाती है, और बाद में वो बॉडी बनाई जाती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में, और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया, और आर्टिकल 338B को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। तो ये था मंडल कमीशन, फिर उसकी रिकमेंडेशन, और फिर मंडल केस, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये 27% रिजर्वेशन लागू हो गया, जो 49% टोटल बन रहा था SC ST और OBCs का मिला के। और उस समय 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन या वीकर सेक्शंस को नहीं दिया गया था, जो कि हमें बाद में मिला है। सो अब हमने मंडल कमीशन को डिटेल में पढ़ लिया है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो एक्चुअली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो SC ST OBCs के लिए रिजर्वेशन है, वो आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं है, वो आर्टिकल 16 की एक्सेप्शंस हैं। तो संविधान इक्वालिटी की बात ज़रूर करता है, लेकिन उसमें जो एक्सेप्शंस हैं उसको भी मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 एक्सेप्शंस, और फिर उसके बाद की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17। टिल देन, थैंक यू।